वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपका अभिवादन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी धर्मावलंबियों, सनातन प्रेमियों, धर्म ध्वजवाहकों, सबका एक बड़ा रोचक विषय मेरे समक्ष घूम रहा था 2-3 दिनों से। वैसे तो बहुत विषय निरंतरता के साथ जो है, समझिए महीना भर पुराना हो गया होगा या 2 महीने पुराना हो गया होगा। ये विषय है श्रीमान ट्रंप के विषय में, जो विक्षिप्तावस्था में पहुंच गए हैं और जिनका कोई ठिकाना नहीं है कि वो प्रातः काल में क्या बोलते हैं, दोपहर को क्या बोलते हैं और सायंकाल में क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ भारत में शास्त्रों में वर्णन है 8 प्रहर का, रात्रि और दिवस मिला के। तो मुझे लग रहा है नाना प्रकार के, कम से कम 8 प्रकार के वक्तव्य को ट्रंप महाराज देते हैं। तो इन दिनों क्या है कि ट्रंप महाराज भारत से और मोदी जी से बहुत अधिक उनको कष्ट है। कष्ट इतना है कि वो जैसे नाम जपते हैं राम राम, वैसे वो मोदी मोदी करते हैं या भारत भारत करते हैं। और भारत के विरुद्ध उनका जो विश्व वमन है वो अपने आप में पीड़ादायक है, कष्टदायक है किसी भारतीय के लिए। प्रश्न उठता है कि यही ट्रंप, जिन्होंने कभी हाउडी मोदी किया था मोदी के लिए, संसार में किसी भी नेता के लिए उन्होंने इतना बड़ा स्वागत नहीं अमेरिका में किया था जैसा स्वागत मोदी के लिए किया था। मोदी को अपना प्रिय मित्र कहते थे और क्या क्या नहीं कहते थे। अपने चुनाव प्रचार के दरमियान भी, उनके समय में भी उन्होंने हिंदुओं का, भारतीयों का, भारत का, मोदी जी का, सबकी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा की थी। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीयों ने उनको लगभग एक मुश्त वोट दिया था और उनकी विजय में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका है। संयोगवश मैं पिछले वर्ष अगस्त के महीने में, अगस्त सितंबर में अमेरिका में ही था और मैंने इसको अनुभूत किया था। जितने भी भारतीय वहां मुझे मिलते थे, ट्रंप का कुल मिलाकर समर्थक हो गए थे और उन्होंने वोट दिया है। भारत में जो वोट नहीं दे सकते हैं हमारे जैसे लोग, हम लोगों ने भी समर्थन किया था। उसके नाना प्रकार के कारण थे, अन्य कारण थे। उन कारणों में आज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटे तौर पर बात यह थी कि जो कमला हैरिस थी, जो ट्रंप की प्रतिद्वंदी थी, संयोग तो ऐसा है कि कमला हैरिस भारतीय थी और मैं भारत सरकार में जिस सर्विस में रहा हूँ, उसी सर्विस में कमला हैरिस के पिताजी रहा करते थे। हमारे बहुत सारे सीनियर जो उनको जानते थे। जब कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ था तो हमारे मित्रों ने उसके पिताजी का नाम वगैरह सब भारत सरकार के रिकॉर्ड से निकाला था। तो हमारे लिए तो बड़ी निकट की थी, दक्षिण भारत से आती थी, भारतीय मूल की थी। स्वाभाविक है कि भारतीयों का झुकाव कमला हैरिस की तरफ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो एक तो कमला हैरिस वोकिज्म की शिकार हो गई। वोकिज्म जो है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है, जो किसी स्थापित मूल्य को नहीं मानता है, यहाँ तक कि परिवार को, संस्कार को, किसी चीज को नहीं मानता है। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए या भारतीयों के लिए व्यक्ति डराने वाला विचार है। बाप बाप नहीं है, भाई भाई नहीं है, मामा नहीं है, कुछ कुछ नहीं है, तो फिर जीवन क्या है आपका? दूसरा, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो कमला हैरिस क्रिश्चियन बन गई तो ज्यादा ही क्रिश्चियनिटी दिखाने लगी। इसलिए भारतीय उनसे बिदक गए और ट्रंप का साथ। ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बनने से पहले ही बड़ी बड़ी योजनाएं सोच ली। उन्होंने कहा 20 तारीख को जब मेरा शपथ ग्रहण होगा तो यूक्रेन और रूस का मैं, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध रुकवा दूंगा, जहां भी युद्ध हो रहा होगा मैं रुकवा दूंगा। तो सामान्य प्रकार से आप देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि यदि आपके उद्देश्य बड़े बड़े हों, बड़ी बड़ी योजनाएं आप बना लें और उनमें से किसी भी योजना को आप पूरा न कर सकें तो अंदर से एक बेचैनी होती है, ग्लानि होती है, अपराध बोध भी होता है
कि मैंने ऐसी योजनाओं की घोषणा क्यों की, क्यों बढ़ चढ़ के मैंने बात कर ली। तो हमारे यहाँ तो दुआ है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो आपने अपनी जो शक्ति है, अपनी क्षमता है, उसका आपको ज्ञान नहीं था। क्या आपने अपने आप के विषय में यह सोच लिया था कि आप दो देशों के बीच युद्ध हो रहा उसको रुकवा देंगे? कितनी शक्ति है आपके पास युद्ध रुकवाने की? आप अपने आप को क्या समझते हैं? हुआ यह कि इनमें से कोई भी सफलता नहीं हाथ आई, और आज 6 महीने बीत चुके हैं, 20 जनवरी को हुए। तो अब वही ट्रंप अपना सर नोच रहे हैं और पागलपन के शिकार हो रहे हैं, विक्षिप्त हो गए। इस बीच में घटना यह घटती है कि 6 और 7 मई की रात को भारत ने आक्रमण कर दिया पाकिस्तान पर। जब भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया तो पहले ही दिन से पाकिस्तान रोता गिड़गिड़ाता अमेरिका की गोद में बैठ गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मोदी जी को फोन भी किया, संभवतः 8 या 9 तारीख को। तो पहली बात तो यह है कि मोदी जी किसी बैठक में थे, और 1 घंटे तक जितनी बार भी जेडी वेंस का फोन आया होगा तो मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। 1 घंटे के बाद अपनी बैठक को समाप्त करके मोदी जी लौटे। उनको जानकारी मिली कि उपराष्ट्रपति का फोन आया था, तो उसके बाद उन्होंने फोन लगवा करके उससे बात की। अपने आप में यह बहुत बड़ी घटना थी अमेरिका के लिए कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति फोन करे भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को, और वो 1 घंटा फोन न उठा। तो एक प्रकार से बिदक गए, उनको बड़ा अपमानजनक लगा। फिर उन्होंने जो बात की और उस पर भारत की जो प्रतिक्रिया थी वो और अधिक अपमानजनक था। वो क्या बात थी? जेडी वेंस ने कहा कि मुझे पता चला है कि पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा, आक्रमण करेगा। अब देखिए, अपने आप में ये गले उतरने वाली बात नहीं। पाकिस्तान की क्या शक्ति है, क्षमता है, उससे भारत कितना परिचित है, या जितना परिचित है क्या उससे अधिक अमेरिका जानता है? तो यह एक प्रकार से पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए भारत को धमकी थी कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करेगा, आप युद्ध रोक दीजिए। तो हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया कि यदि पाकिस्तान हमला करता है तो उसको उसी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सच्चाई तो है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि अगर गोली चलेगी तो हम गोले से उत्तर देंगे। यह अमेरिका को अपमानजनक लग गया। अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रियलिटी चेक, कि आप कल्पना लोक में भ्रमण कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि ये सारे देश जो हैं वो हमारे सेवक हैं, इनको सेवकाई करनी है, ये उपनिवेश है हमारे, हम पता नहीं ऊपर बैठे हुए हैं उस लोक में, कोई हमें कुछ कह नहीं सकता, बल्कि जिसको हम जो कहेंगे वो उसको मानना पड़ेगा। यहां पड़ गया उल्टा। इसलिए अमेरिका क्रोधित हो गया। इसके बाद जो 10 तारीख को 9 और 10 की रात में जब भारत का भीषणतम आक्रमण हुआ था, जिसमें 11 एयरबेस पाकिस्तान को उड़ा दिए गए, पाकिस्तान की एक प्रकार से रीढ़ तोड़ दी गई। न तो 1965 के युद्ध में, न 71 के युद्ध में, न 1999 के कारगिल युद्ध में भारत पाकिस्तान के इतने अंदर गया था। ये भारत ने सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा, कोई भी अंग भारत से दूर नहीं है। भारत के आक्रमण की जो परिधि है उसके ही अंदर है। ये विश्व के सारे रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस बात को मान लिया है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही अभेद्य नहीं है।
पाकिस्तान पर भारत कभी भी कहीं भी आक्रमण कर सकता है। रक्षा जो क्षेत्र है उसमें उस भाषा में कहा जाता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ होना, मतलब आप में कितनी गहराई है, क्षमता है आक्रमण सहने की। तो पाकिस्तान में वो क्षमता ही नहीं। 300-400 किलोमीटर की चौड़ाई है उसकी, पतली सी पट्टी है जो उत्तर से दक्षिण तक आती है। तो भारत जब चाहे अपने मिसाइल से किसी भी उसके क्षेत्र को भेज सकता है, पहुंच सकता है, उसको खत्म कर सकता है। तो जिस दिन ये भारत का भीषणतम आक्रमण होता है तो ट्रंप ने दोपहर के समय ट्वीट कर दिया कि ये मैंने सीज फायर कराया है, युद्ध विराम कराया है। पाकिस्तान नृत्य करने लगा, नाचने लगा खुशी से, क्योंकि वो बच गया। लेकिन भारत ने तब से लगातार ये बात भारत कहता रहा कि ट्रंप ने कोई युद्ध विराम नहीं कराया है, हमने किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं स्वीकारी है। और इसकी पराकाष्ठा ये थी, चरमोत्कर्ष यह था कि हमारे प्रधानमंत्री ने संसद में वक्तव्य दे दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने हमको ऑपरेशन रोकने को नहीं कहा। यह ट्रंप के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा था, बहुत बड़ी थप्पड़। और ट्रंप को ऐसा शायद ही इससे पहले सुनने को मिला था। अपने देश के अंदर उसके साथ क्या क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष की ओर से प्रकारांतर से कहा जाना कि ट्रंप केवल और बार बार झूठ बोल रहे हैं, कि मोदी जी ने सिद्ध कर दिया। अब ट्रंप आपे से बाहर हो गए, अपना मुंह नोचने लगे। उनको समझ में नहीं आया कि हम क्या करें मोदी के साथ, क्योंकि जो मिथ्या है, असत्य है, झूठ है, कहते उसके पैर नहीं होते। तो आप अपना बचाव तो कर नहीं सकते कि हमने मध्यस्थता की है, कराई है, वो झूठ है। कहते झूठ के पैर नहीं होते और सत्य को प्रमाणित नहीं करना पड़ता। भाई सत्य होता तो आप प्रमाण देते ना, कि भारत के फला नेता ने मुझे फोन करके निवेदन किया था कि आप युद्ध रुकवाइए, कुछ तो कहता, कुछ था ही नहीं। तो ट्रंप ने सीधे सीधे 25% टैरिफ लगाने की भारतीय उत्पादों पर घोषणा कर दी। और हमारे मोदी जी, जैसा मैं बार बार कहता हूं, कि बहुत ठंडा करके खाते हैं। मोदी जी ने बहुत सोच समझकर विवेकशील निर्णय लिया कि हर समय रिएक्ट नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं देनी है, उसी भाषा में बात नहीं करनी है जिस भाषा में ट्रंप करते हैं। एक सभ्य, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, शालीन भाषा का प्रयोग करना है जो एक राष्ट्राध्यक्ष को शोभा देती है। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमारे विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर दिया। उस वक्तव्य को यदि आप पढ़ें तो उसका जो एक एक वाक्य है और एक एक पैरा है, वो ट्रंप के मुंह पर तमाचा है, थप्पड़ है। और शायद ही किसी देश ने ट्रंप को ऐसा उत्तर दिया हो, जबकि भाषा अच्छी है, शालीन। उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि जब हम रूस से तेल लेना आरंभ किया तो इनके पूर्ववर्ती जो बाइडेन की सरकार थी, तो उस सरकार ने हमें प्रोत्साहित किया, कहा कि बहुत अच्छा, भारत तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि रूस का तेल ले रहा है, उसको रिफाइन कर रहा है, उसका परिशोधन कर रहा है, और परिशोधन करके शेष संसार में बेच रहा है, जिससे पेट्रोलियम पदार्थ का जो मूल्य है वो बढ़ नहीं रहा है, उसमें स्थिरता आती है।
तो अमेरिका की तत्कालीन सरकार ने भारत के इस निर्णय की सराहना की, इसको प्रोत्साहित किया। दूसरा ये कि रूस से केवल हम ही तेल नहीं ले रहे हैं, पूरा यूरोप उससे गैस भी ले रहा है, पता नहीं क्या क्या ले रहा है। और चरमोत्कर्ष तो यह था कि कौन कौन सी वस्तु है जो रूस से अमेरिका स्वयं खरीद रहा है, ये भी भारत ने बता दिया। और आनंद की बात यह है कि आज ही की बात है या कल की बात है, क्योंकि अमेरिका में तो एक दिन पीछे चलते हैं, हो सकता है कल की बात हो। एक महिला पत्रकार ने ट्रंप से सीधा पूछ दिया कि भारत का कहना है कि आप पता नहीं लिथियम और या ये कौन कौन सी पदार्थ रूस से खरीदते हैं। ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब आप देखिए, उल्टा पड़ गया ट्रंप पर। भारत ने ऐसा उत्तर दिया। और उस वक्तव्य का, विदेश मंत्रालय के वक्तव्य का जो अंतिम पैरा है, उसमें यह लिखा है कि भारत अपने लोगों के हित अर्थात राष्ट्रीय हित में निर्णय लेता है और उसके अनुरूप कार्य करता है, और ऐसे ही वो करता रहेगा। प्रकारांतर से भारत ने यह कह दिया कि आपकी धौंसपट्टी नहीं चलेगी, आप ये धमकी देते रह जाइए 25%, 30%, 50%, इसका कोई प्रभाव भारत पर नहीं पड़ने वाला है। और आनंद की बात यह है कि आप देखिए कि ट्रंप के लिए सांप छछूंदर की गति हो गई है, न उगला जा रहा है न निगला जा रहा है। ट्रंप करेंगे तो क्या करेंगे। कनाडा के एक मंत्री ने भी कह दिया कि भारत से संबंध बिगाड़कर ट्रंप ने अपनी हानि की है। और आज मैं सुन रहा था तो निकी हेली बहुत बड़ी नेता है, भारतीय मूल की है, रिपब्लिकन की राष्ट्रपति की प्रत्याशी बनने वाली थी, उस रेस में थी, और अमेरिका की वो राजदूत रह चुकी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। उनका वक्तव्य आ गया है, उनका वक्तव्य आया है कि ये ट्रंप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं भारत के साथ संबंध बिगाड़कर। और मेरे तो आनंद की तब सीमा ही नहीं रही जब मैंने आज ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा का वक्तव्य देखा। वो इतना आनंददायक वक्तव्य है और ट्रंप के मुंह पर ऐसा तमाचा है कि मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अब ट्रंप ही अमेरिका को इस संसार में अलग थलग कर दिया है, अलग थलग कर दिया। लूला डिसिल्वा ने कहा है, आज का जो दैनिक जागरण है उसमें एक शीर्षक छपा हुआ है। शीर्षक यह है, जब मैंने शीर्षक देखा तो मुझे बड़ा रोचक लगा। मैं ट्रंप को फोन क्यों करूं, ये है शीर्षक। मैं ट्रंप को फोन क्यों करूं, मैं तो मोदी से बात करूंगा, ये शीर्षक है। और जब मैंने उस समाचार को विस्तार से पढ़ा तो पता ये चला कि ब्राजील पर 50% का टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने। और ट्रंप ने ऐसे ही अपने किसी वक्तव्य में कहा कि लूला जब भी चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। तो पत्रकारों ने लूला डिसिल्वा से पूछा कि आप ट्रंप से कब बात करेंगे इस विषय में। तो उसी का उत्तर दिया कि मैं ट्रंप को क्यों फोन करूं, मैं तो बात करूंगा तो मोदी से बात करूंगा। और फिर उन्होंने अपनी बात को विस्तार से बताया कि हम ट्रंप से क्यों बात करें। ट्रंप समानता के आधार पर सम्मानजनक रूप से हमसे बात करें तभी बात हो सकती है। ऐसे धौंसपट्टी देंगे तो हम बात नहीं करेंगे। और हम मोदी से बात करेंगे, हम शी जिनपिंग से बात करेंगे, हम पुतिन से संबंध बनाएंगे, क्योंकि देखिए ये चारों ब्रिक्स के सदस्य हैं। लूला डिसिल्वा ने अलग से वक्तव्य यह भी जारी कर दिया कि हम तो अपने
अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करना चाहते हैं और करेंगे। अब आप बताइए, कोई भी दो देश संसार, यदि उन दोनों देशों की इच्छा है कि वो अपनी अपनी मुद्रा व्यापार करें, तो अमेरिका कैसे मना कर सकता है? अमेरिका के पास कौन सा ऐसा अधिकार है जिससे वो मना कर देगा? तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था डॉलर पर चलती है, लेकिन अब वो दिन लद गए। और अब आप देखिए, यदि रूस, चीन, भारत और ब्राजील, ये चार देश, इन चार देशों का अर्थ समझिए, ये आधा संसार से भी बड़े हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दोनों महाद्वीप देशों में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ब्राजील बहुत बड़ा देश है वहां के लिए। पूरे यूरोप में उतना बड़ा कोई देश नहीं है, पूरे यूरोप में नहीं है, रूस लगा करके नहीं है, संभवतः पूरे अफ्रीका में उतना बड़ा कोई देश नहीं है। 17-18 करोड़ की जनसंख्या है उसकी, ब्राजील की। और इधर लगभग 150 करोड़ का भारत है, 100-125 करोड़ लगा लीजिए चीन है, 12-14 करोड़ रूस है। ये संसार का आधे से अधिक जनसंख्या वाले ये चार ही देश हैं। लूला डी सिल्वा, ब्राजील के राष्ट्रपति ने जिस प्रकार का वक्तव्य या कठोर वक्तव्य दिया है और ट्रंप को कुछ नहीं माना है, और उस व्यक्ति ने मोदी जी से अपनी मित्रता या सहयोग की अपेक्षा की है, शी जिनपिंग से की है, तो आप देखिए कि लगता ऐसा है जैसे कि अमेरिका ही अलग थलग पड़ गया है। और अपने पैर पे प्रतिदिन ट्रंप सवेरे से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी बार कुल्हाड़ी मारते हैं। उनके स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। एक मुझे अभी जानकारी मिली जो बड़ी रोचक है कि उनको ये अच्छा नहीं लगता कि भारत से आईफोन का निर्यात अमेरिका को होता था। पहले चीन से होता था, अब चीन को पछाड़कर भारत आगे बढ़ गया है। तो मिलियंस की संख्या में, मतलब लाखों की संख्या में आईफोन भारत से अमेरिका जाते हैं। तो आईफोन के जो निर्माता हैं अमेरिका में, उनको कहा है ट्रंप ने कि तुम्हारे ऊपर भी हम 25% का टैरिफ लगा देंगे, और भारत से तो 25% है ही। किसी ने एक गणना की है कि आजकल जो प्रो 17 और ये आ रहा है, तो उसकी जो कीमत है वो अमेरिका में लगभग 1500 या 1700 डॉलर है, उसकी कीमत है। तो उसका जो ओनर है उसका कहना है, टिम कुक का, कि ठीक है हम तैयार हैं कि आपको 25% जो भी है टैरिफ देने को तैयार है, क्योंकि यदि यही आईफोन अमेरिका में बनाया जाए तो वो कम से कम $3500 में मिलेगा। मतलब उसके आधे दाम पर भारत बनाकर अमेरिका में बेचता है। तो टिम कुक का कहना है कि यदि हम ये इतना पैसा दे भी दें, जुर्माना भर दें, तब भी हमको भारत से लेकर बेचने में ही लाभ है। तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं सकती, सामान बन नहीं सकता। अंततोगत्वा ये जो बढ़ा हुआ पैसा है कौन देगा? अमेरिका के उपभोक्ता देंगे। क्या वो देने को तैयार बैठे हैं? वहां विद्रोह हो जाएगा, लोग सड़क पर आ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा। जो तो कई बार डर लगता है कि यह व्यक्ति 4 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा कर पाएगा या नहीं। व्यक्ति पागल हो गया है, इसको पता ही नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है, किस समय क्या निर्णय लेना है। अरे तुमसे युद्ध नहीं रुक रहा है यूक्रेन और रूस का, तो तुम भारत को दोषी मान रहे हो? क्यों मान रहे हो? भारत तेल खरीदता, तुमको दर्द हो तो तुम उससे सामान खरीदते हो, ठीक है। यह नीति कब तक चलेगी? यह अनीति है, कुविचार है, दुर्नीति है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि भारत ने और फिर ब्राजील ने ऐसा उत्तर दिया है ट्रंप को, जिसके विषय में ट्रंप ने सपने में भी सोचा नहीं होगा, उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत और ब्राजील
हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें। मुझे लगता है कि ईश्वर ट्रंप को सद्बुद्धि दे और अमेरिका के जो ठीक-ठाक लोग हैं, वो इस व्यक्ति को समझाए बुझाए। उसी में अमेरिका की भलाई है, उसी में संसार की भलाई है। तो मैं इसी मोड़ पर, इसी बिंदु पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को आज की वार्ता अच्छी लगी, उनको पसंद आई, और यदि ऐसा है तो आग्रह है कि वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने किया है वो तो स्वागत योग्य है ही। साथ में टीका टिप्पणी भी करें, लाइक करें हमारी वार्ताओं को, और अपनी रुचि के हिसाब से बता भी सकते हैं कि उनको किन विषयों पर चाहते हैं कि वार्ता हो। जैसे पिछली वार्ता में हमें अच्छा लगा कि एक दर्शक ने कहा कि कुमारिल भट्ट, जो उद्भट विद्वान थे संस्कृत साहित्य के, उन पर वार्ता की जाए। तो मैंने पंकज जी से, आदरणीय पंकज जी से आग्रह किया है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई विद्वान मेरी दृष्टि में अभी भारतवर्ष में नहीं है। उनको न जाने कितने संस्कृत के ग्रंथ कंठस्थ हैं। तो ऐसे विलक्षण प्राणी हमारे सामने हैं, धरती पर उपलब्ध हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। तो कुमारिल भट्ट पर किसी न किसी दिन उनका व्याख्यान होगा। अभी उनके व्याख्यान की एक श्रृंखला चल रही है दर्शन शास्त्र पर, और मैं तो बहुत मन से आग्रह करूंगा श्रोताओं को कि वे अवश्य उनकी वार्ताओं को सुने, क्योंकि सामान्य समझ हमारी इतनी ऊंची है, इतनी छोटी है ईसाइयों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा पढ़ाने से, कि जो शब्द फिलॉसफी है वह दर्शन नहीं है। फिलॉसफी उसके सामने कुछ नहीं है। जैसे रिलीजन धर्म के सामने कुछ नहीं है, वैसे दर्शन शास्त्र के समक्ष फिलॉसफी कुछ नहीं है। दर्शन क्या होता है यह केवल और केवल भारत में लोग जानते हैं। हमारे यहाँ 6 दर्शन है, 6 प्रकार के दर्शन हैं, और उनका विशद वर्णन शास्त्रों में है। दर्शन केवल भारत में हो सकता है, जहां प्रश्न पूछने की परंपरा हो, तर्कशास्त्र वही उत्पन्न होता है। ऐसी कोई संभावना न तो बाइबिल में है, न कुरान में है। और फिलॉसफी तो बड़ी हल्की चीज है, नकली चीज है। इसीलिए मेरा आज के जो पीढ़ी है, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, उस पीढ़ी से विशेष आग्रह है कि वो दर्शन शास्त्र को फिलॉसफी न समझे और फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र न समझे। दोनों में भूमि और आकाश का अंतर है। पश्चिम का कोई व्यक्ति दार्शनिक नहीं है, फिलोसोफर हो सकता है। दर्शन शास्त्र बहुत गहरी चीज है, जो केवल केवल और केवल भारत में वह शास्त्र बना है। और आज भी भारत में अनेक विद्वान हैं जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से अन्य विषय भी यदि आपको रुचिकर लगे, प्रीतिकर लगे, तो अवश्य लिखिए। तो आपसे विदा लेते हैं, फिर किसी और विषय पर किसी और दिन आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक जय श्री राम।